गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कविता पहली हे मातृभूमि इसे पढ़ा। हे मातृभूमि इस कविता के कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी है। तो बच्चों, आज मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में और कुछ जानकारी दे रही हूँ और उसके बाद हम इस कविता के नीचे जो स्वाध्याय जो कृतियाँ है उसे हम पूर्ण करेंगे। तो आप सभी को आपका टेक्स्ट बुक के साथ आपका नोटबुक भी ओपन करना है। तो इस कविता के कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी है। आइए अब हम इस कवि का परिचय देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग कदम रखा था। अब यहाँ पर क्रांतिकारी का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला उससे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियार का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध के लिए किया था। तो जो पुस्तकें उन्होंने लिखी और उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसे उन्हें मिले थे, उन पैसों से उन्होंने हथियार औजार यह खरीदा, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करनी थी। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे। बिस्मिल जी एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद, इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड घटनाओं में शामिल थे। तब अदालत में सुनवाई के दौरान उन्होंने नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। यह उनकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल जी तखल्लुस उपनाम के अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से कविताएं लिखते थे। मतलब कुछ उन्होंने कविताएं लिखी तो वह जो कविता उन्होंने लिखी, उन कविताओं को उन्होंने उनका नाम नहीं दिया, तो राम और अज्ञात के नाम से उन्होंने वह कविताएं प्रसिद्ध की थी। बिस्मिल जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी को 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। अब हम देखते हैं मातृभूमि की विशेषताएं। अब हमारा कवि का परिचय खत्म हुआ है। अब हम हमारे पाठ्य पुस्तक के नीचे जो आकृतियां हैं या कुछ कृतियां मैं आपको दे रही हूँ, इन्हें आपको आपके रफ बुक में लिखना है, नोटबुक में नहीं। जब मैं आपको नोटबुक में नोट्स दे दूँगी तब मैं आपको बताऊँगी, तभी आपको नोटबुक में लिखना है। अभी आपको आपके रफ बुक में इसे लिखना है। तो यह प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ कि किस तरह से कृतियाँ हमें हमारे एग्ज़ाम्स में लिखनी होती है। हमारे उत्तर पत्रिका में जब हमारे एग्ज़ाम्स रहती है तब हमें किस तरह से यह कृतियाँ पूर्ण करनी है। अब बच्चों, यह आकृति जो है, यह आकृति मतलब यह जो डायग्राम है, यह आपको आपके एग्ज़ाम में पेंसिल या पेन दोनों में से किसी से भी आप इस आकृति को निकाल सकते हैं। तो यह पहली आकृति है, यह पहली कृति है मातृभूमि की विशेषताएं। अब देखिए, मातृभूमि की विशेषता मतलब मातृभूमि के इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पर लिखने हैं। देखो, 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, मतलब यह 4 आकृति दी है, उन्हें
उनमें हमें यह उत्तर लिखना है। तो देखिए किस तरह से हम इस उत्तर को लिखेंगे। आपको भी मेरे साथ साथ इस आकृति को पूर्ण करना है, वह भी रफ बुक में प्रैक्टिस के लिए। तो मातृभूमि की विशेषताएं हैं, श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। तो इस मातृभूमि पर कौन से अच्छे पुत्र पैदा हुए हैं, श्री राम और कृष्ण। दूसरा उत्तर आप लिखेंगे, समुद्र नित्य इसकी पद रज को धोता है। तो यह समुद्र जो है, वो समुद्र की लहरें जो है वह समुद्र के किनारे तट पर आ जाती है, तो उस मिट्टी को छूकर वह लहरें समुद्र के अंदर चली जाती है। तो इसे कवि ने कहा है कि समुद्र नित्य इसकी पद रज को धोता है। तीसरा उत्तर हम लिखेंगे, समुद्र इसे प्रणाम करता है। तो जब यह लहरें समुद्र के किनारे आकर उसे छूकर जाती है, उस मिट्टी को, उस धरती को छूकर जाती है, तब ऐसा लगता है कि समुद्र उसे प्रणाम, उसके चरणों को छूकर चला जाता है। तो ऐसे लगता है कि समुद्र इसे प्रणाम करता है। चौथा उत्तर हम लिखेंगे आकृति में, मातृभूमि का पुण्य नाम है। तो मातृभूमि का पुण्य पवित्र नाम है। तो देखिए इस तरह की आकृति में आपको उत्तर पूर्ण करने हैं। तो मैं एक बार फिर से उत्तर को दोहराती हूँ। प्रश्न है, मातृभूमि की विशेषताएं। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पहला उत्तर लिखेंगे, श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। दूसरा उत्तर लिखेंगे, समुद्र नित्य इसकी पद रज को धोता है। तीसरा उत्तर लिखेंगे, समुद्र इसे प्रणाम करता है। और चौथा उत्तर लिखेंगे, मातृभूमि का पुण्य नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न का अर्थ ऐसे होता है कि कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहता है। अभी आप सभी के सामने आपका टेक्स्ट बुक है, तो इस टेक्स्ट बुक में यह कविता पढ़नी है और इस प्रश्न के उत्तर आपको आपके कविता में ही मिलने वाले हैं। तो देखिए उसमें कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहता है। देखो यह आकृति भी आपको निकालनी है और इसके उत्तर हमें किस तरह से लिखना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्रश्न मैं फिर से बताती हूँ, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो कवि क्या अर्पित करना चाहता है, मन और देह। तो कवि अपना मन और देह मतलब शरीर या तन, मन तन मतलब मन, देह मतलब तन, और हम इसे शरीर भी कह सकते हैं। तो देखिए यह दूसरी आकृति है। इस तरह की आकृतियाँ आपको परीक्षा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि के 2 सपूत। अब बताइए, ये सभी को बाय हार्ट होगा कि मातृभूमि ने कौन से दो सपूत मतलब अच्छे पुत्र इस धरती पर, इस मातृभूमि पर पैदा हुए हैं। देखिए यह भी आकृति आपको आपके बुक में निकालनी है। सही बताया आपने। यह मातृभूमि के 2 सपूत कौन है, श्री राम और श्री कृष्ण। तो इस तरह की आकृतियाँ आपको आपके नोटबुक में मतलब आपके एग्जाम में अगर इस तरह की आकृतियाँ आती है तो तुम्हें उत्तर ऐसे लिखने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, कवि के जिह्वा पर इसके गीत हो। मतलब कवि के जिह्वा पर किसके गीत होने चाहिए। कवि हमेशा अपने जिह्वा पर, अपने जीभ पर, अपने मुंह पर किसके गीत गाना चाहता है। वेरी गुड, मातृभूमि। तो कवि के जिह्वा पर किसके गीत होने हैं, मातृभूमि। तो आप इसे इस तरह का अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि के चरण धोने वाला। अब मातृभूमि के चरण कौन धोता है,
मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना कि किसका पानी किनारे पर आता है। यस, समुद्र। तो मातृभूमि के चरण कौन धोता है? समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभूमि के सपूत। अब यहाँ पर देखो, यह प्रश्न बार बार आ चुका है कि मातृभूमि के सपूत कौन है। यस, मातृभूमि के सपूत श्री राम और कृष्ण। तो यह कृतियाँ सुलझाते सुलझाते हम यह उत्तर भी हमारे पाठ हो चुके हैं, लर्न हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। तो कवि प्रतिदिन मतलब हर दिन, डेली किसके नाम सुनना चाहता है और सुनाना चाहता है? वेरी गुड, मातृभूमि के। तो प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। पांचवा प्रश्न है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। अब मातृभूमि के चरणों में किसे नवाना है? हम देखो पहले स्टांजा में ही है वो उत्तर। आपका उत्तर आपको आपकी कविता में पहले स्टांजा में मिलेगा कि मातृभूमि के चरणों में वह अपना क्या नवाना, अपना क्या झुकाना चाहता है? वेरी गुड, शीश मतलब अपने सर को वह मातृभूमि के चरणों में नवाना, झुकाना चाहता है। छठवां प्रश्न है समुद्र नित्य धोता है। अब समुद्र नित्य क्या धोता है? यस, पद रच मतलब चरणों को धोता है। देखो यह जो प्रश्न है वो बार बार अलग अलग करके आ रहे हैं और उत्तर हमें वही मिल रहे हैं। तो समुद्र नित्य धोता है पद रच मतलब चरणों को धोता है। किसके? मातृभूमि के। सातवां प्रश्न है मातृभूमि के माथे पर यह है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन हमें करना है। यहाँ पर लिखा है पाथे पर, तो वो है माथे पर। ओके, तो यहाँ पर मातृभूमि के माथे पर यह है, तो यहाँ पर हमें करेक्शन करना है। तो मातृभूमि के माथे पर क्या है? किया सबने करेक्शन यहाँ? तो मातृभूमि के माथे पर है चंदन। तो मातृभूमि के माथे पर चंदन है। नेक्स्ट, मातृभूमि की छाती पर यह है। अब मातृभूमि की छाती पर क्या रखना चाहता है कवि? यस, माला। मातृभूमि की छाती पर यह है, क्या है? माला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। अब यहाँ पर कविता की हमें पहली और आखिरी लाइन दी है, शब्द दिए हैं, हमें इन्हें पढ़कर इसके अंदर बीच में जो कविता की पंक्तियाँ इनकम्प्लीट दी है उन्हें हमें कंप्लीट करना है। सेवा में तेरी डैश 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 बलिदान मैं जाऊँ। तो सेवा में तेरी, यह जो कविता की पहली लाइन आधी दी है इन्हें हमें हमारे टेक्स्ट बुक में देखना है और सेवा में तेरी यहाँ से लेकर बलिदान में जाऊँ, यह कविता अच्छे ढांचे में हमें लिखना है। देखिए किस तरह से हमें इस कविता को लिखना है, किस तरह से इस कविता को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से। तो सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। अब चाहे तो इन्हें आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब यह जो सेवा में तेरी, इन शब्दों को छोड़कर माता से लेकर चौथी लाइन देह तुम पर, यहाँ तक आप इन कविता की पंक्तियों को अंडरलाइन कर सकते हैं।
अब यहाँ पर कल्पना पल्लवन। अब कल्पना पल्लवन में किस तरह के प्रश्न आते हैं? देखिए, पहला है मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना मतलब हमारे इस देश के लिए हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। इस देश की हमें सेवा करनी है, हमारा कर्तव्य एक मनुष्य होने के नाते हमें इस धरती का, इस मातृभूमि का हमारे ऊपर जो कर्तव्य है वो हमें पूरा करना है। तो यह जो कथन, यह जो वाक्य है, यह जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस पर अपने विचार क्या है वह आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ मेरे विचार बताती हूँ, आप अपने विचार आपके रफबुक में लिखना है। जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से ही सर्वश्रेष्ठ महान होता है। जिस प्रकार माता बच्चों को जन्म देती है तथा उनका लालन पालन करती है, मतलब जिस तरह से माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन पोषण, उसका संगोपन करती है, उसी प्रकार जन्मभूमि भी जन्मदात्री की भांति ही अनाज उत्पन्न करती है। वह अनेक प्राकृतिक विपदाओं से झेलती हुई हमारा लालन पालन करती है। तो यह जो जन्मभूमि है, यह हमारी मातृभूमि है, वह भी अनाज उत्पन्न करती है। जो अनाज आज हम खाते हैं उसे वो उत्पन्न करती है, पैदा करती है। और यह जब अनाज पैदा करती है तब वह बारिश हो, धूप हो या ठंडी का सीज़न हो, वह अनाज उत्पन्न करती रहती है। मतलब कितनी परेशानी वो झेलती है। जन्मदात्री की तरह ही मातृभूमि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ हम हंसते खेलते हुए बड़े होते हैं, उसी का अन्न, जल, फल फूल खाकर हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। मातृभूमि के ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। मतलब यह जो मातृभूमि का हमारे ऊपर जो ऋण है, जो उपकार है, उसे हम कभी भी कुछ भी करके पूरा नहीं कर सकते। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है। मातृभूमि की रक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मातृभूमि की सेवा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना ही हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश में कई ऐसे महामानव सपूतों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अंकित किया है। तो इस देश के लिए जो कुछ महान पुरुष हो चुके हैं, उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अंकित किया, मतलब हिस्ट्रिकल नेम उनके जो हम बुक में पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत सा बड़ा काम किया है। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपनी मातृभूमि के दुख और खतरों में हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी मातृभूमि के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। तो बच्चों, यह जो प्रश्न का उत्तर है, यह मैंने अपने शब्दों में बताया है। आपको आपके शब्दों में लिखना है कि आपको इस मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन अर्पण करना यह मनुष्य का कर्तव्य है। इस वाक्य पर आपके विचार क्या है, यह आपको आपके शब्दों में लिखना है। इतना बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5, 8 या 10 लाइन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन या 8 लाइन तक आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु मतलब ग्रामर। इस ग्रामर में हम क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पर देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के नीचे वो जो स्वाध्याय है, जो प्रश्न है, वहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए हैं और उन विराम चिन्हों के नाम लिखकर उस विराम चिन्ह का एक एक वाक्य भी आपको तैयार करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, पहला जो विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? पूर्ण विराम मीन्स फुल स्टॉप। इसका वाक्य हम बनाएंगे, एक राजा था। मतलब जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तब उसके आगे हम इस पूर्ण विराम को देते हैं। दूसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। अर्ध विराम में देखो, एक
डॉट दिया है और नीचे कॉमा दिया है, तो यह अर्धविराम। इसका वाक्य हम बनाएंगे, जब भी रोहन आता है तुम भी आ जाते हो। अब जब भी रोहन आता है यह एक वाक्य है, लेकिन उसके आगे इस वाक्य को जोड़कर हमें दूसरा वाक्य भी लिखना है, तब इस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। तीसरा चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। अब यह तो सभी को मालूम है कि क्वेश्चन मार्क हम कब देते हैं, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन हम या प्रश्न हम कौन से शब्दों से बनाते हैं, कहाँ, क्यों, कब, किसने, किससे, कहाँ, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इस शब्दों से जो हम प्रश्न बनाते हैं, तब यह इस प्रश्न के आगे हम इस तरह का प्रश्न सूचक चिन्ह देते हैं। चौथा है योजक चिन्ह। अब यह जो योजक चिन्ह है, यह योजक चिन्ह हम कहाँ पर देते हैं? यस, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब युग्म शब्द युग्म जो मैंने पढ़ाया था, तब उन शब्दों के बीच जो एक हम रेखा खींचते हैं, जो लाइन खींचते हैं छोटी, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, एकलव्य ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया, तो दिन रात के बीच में जो छोटी सी रेखा लाइन आपको दिखाई दे रही है, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो यह योजक चिन्ह हम और भी बहुत सारे युग्म शब्द है, जैसे कि बार बार, दिन रात एक हुआ, उसके बाद अब बहुत सारे शब्दों को, उदाहरणों को यहाँ पर दे सकते हैं। आमने सामने, अंदर बाहर, इस तरह के शब्द इस योजक चिन्ह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। अब यहाँ पर विस्मय सूचक, यह चिन्ह देखकर ही हमें पता चलता है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो यहाँ पर हम यह चिन्ह कब देते हैं, तो इसके लिए वाक्य देखो, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। अब हे मातृभूमि, किसी को पुकारा है, हे मातृभूमि, हे भगवान, हे ईश्वर, इस तरह हम किसी को पुकारने के बाद यह चिन्ह देते हैं। या कभी हमें कुछ हम बड़े किसी चीज़ को देखते हैं या डरावनी वाली चीज़ देखते हैं, बड़ा सांप देखते हैं, हम अरे बाप रे कितना बड़ा सांप। या कहाँ पर अगर गंदगी है तो हम छी छी छी, कितनी बड़ी गंदगी है, तो छी छी, इस शब्द के बाद भी हम क्या देते हैं, इस विस्मय सूचक चिन्ह को देते हैं। अरे अरे, बाप रे, ओह, शाबाश, इस तरह के शब्द है, इन शब्दों के आगे हम यह चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट छठवा है इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह मतलब अगर किसी चीज़ को हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, तो उस नाम को हम इकहरा मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे कि वाक्य है मन की लहर एक प्रसिद्ध रचना है, मतलब यहाँ पर एक रचना, एक कविता लिखी है, उस कविता को नाम दिया है मन की लहर। इस मन की लहर यह एक प्रसिद्ध रचना, एक पुस्तक का नाम है, इसीलिए इस नाम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब इकहरा उद्धरण चिन्ह दिया गया है। अब यहाँ पर सातवां चिन्ह है दोहरा उद्धरण चिन्ह। यह दोहरा उद्धरण चिन्ह मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यह डबल इन्वर्टेड कॉमा हम कब देते हैं, देखिए वाक्य में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। राजा ने पूछा तुमने क्या किया दानों का। अब देखो, राजा ने पूछा मतलब राजा के मुंह से जो वाक्य बाहर निकला है कि तुमने क्या किया दानों का, तो यह जो वाक्य है उस वाक्य को हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। इन शॉर्ट हमें क्या करना है कि किसी के मुंह से जो शब्द या जो कुछ वाक्य निकलते हैं, उन वाक्यों से मतलब जो व्यक्ति कुछ बोलता है या उसके मुंह से जो वाक्य बाहर निकलते हैं, उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कब देते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा कब देते हैं, मतलब इकहरा उद्धरण चिन्ह कब देना है और दोहरा उद्धरण चिन्ह कब देना है। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह मतलब किसी चीज़ को या किसी जगह को हम नाम देते हैं या किसी जगह का नाम होता है या किसी चीज़ को
एक पर्टिकुलर हम नाम देते हैं, उस नाम को हम सिंगल इन्वर्टेड मतलब इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। और दोहरा उद्धरण चिन्ह हम कब उपयोग में लाएंगे कि जब किसी के मुंह से कुछ वाक्य बाहर निकलता है, उस वाक्य को हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। ओके। 8वां है निर्देशक चिन्ह। अब यह योजक चिन्ह जैसे ही दिखता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको योजक चिन्ह, चौथा प्रकार देखिए योजक चिन्ह, सेम यहाँ पर 8वां प्रकार भी निर्देशक चिन्ह है। तो ये निर्देशक चिन्ह हम किस तरह से लगाएंगे, यह थोड़ा योजक चिन्ह से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे अनार, आम, संतरा, तो जैसे के आगे हम इस तरह से निर्देशक चिन्ह देंगे। अब यह है उपयोजित लेखन। अब बच्चों यह जो उपयोजित लेखन है, यह मैं आपको जब ग्रामर पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, ग्रामर के 2 पार्ट हम करने वाले हैं, व्याकरण और उसके बाद उपयोजित लेखन। इसमें उपयोजित लेखन में हम निबंध, कहानी, पत्र लेखन, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, इस तरह के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल उपयोजित लेखन में आपको दिया है कि शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। अब शब्द दिए ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। तो इस प्रश्न को आपको अभी नहीं लिखना है, ये मैं आपको जब मैं कहानी लेखन पढ़ाने वाली हूँ तब हम इस कहानी को पूरा करेंगे। यह कहानी लेखन किस तरह से लिखी जाती है, इस कहानी के बहुत सारे कुछ पॉइंट से कुछ प्रश्न भी रहते हैं, मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरह से इसमें शीर्षक लिखना है, किस तरह का इसका बीच में जो विस्तार है कहानी का वो किस तरह से करना है, और उसके बाद उस कहानी से मिलने वाली सीख इसे किस तरह से लिखना है, और परीक्षा में हमें इस कहानी को किस तरह से अंक मिलते हैं, यह मैं आपको जब उपयोजित लेखन में कहानी पढ़ाऊंगी तब मैं इसे समझाऊंगी। तो फिलहाल आपको उपयोजित लेखन में आपके टेक्स्ट बुक में यह जो प्रश्न है उसे अभी पूरा नहीं करना है, मैं आपको इसे अलग सा समझाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का जो मैंने आपको प्रश्न एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से हमें आकृतियाँ पूरी करनी चाहिए, तो यह जो आकृतियाँ हैं जो मैंने अभी आपको बताई है इस लेक्चर में, यह आकृति आप पेंसिल से या पेन से निकाल सकते हैं। ओके, देखिए इस तरह की आकृतियाँ जो मैंने आपको बताई है, इन आकृतियों को आप पेन से या पेंसिल से निकाल सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो आकृति में ही लिखने हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ओके, और यह उत्तर के नीचे आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। ओके, यह प्रश्न शब्द, एक शब्द में उत्तर है। देखिए यह भी मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, इन उत्तरों के नीचे भी आप अंडरलाइन दे सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, एक कविता किस तरह से पूरी करनी है। देखिए इस तरह के आपकी कविता के उत्तर होना चाहिए। उसके बाद कल्पना पल्लवन में मैंने आपको आपके विचार, आप किस तरह से आपके विचार लिखने हैं, यह उत्तर आपके शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद भाषा बिंदु में मैंने आपको विराम चिन्ह है, जो टोटल 8 विराम चिन्ह मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको इन वाक्य के साथ लिखना है। ओके, तो यह जो विराम चिन्ह है यह आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, यह जो भाषा बिंदु है, यह भाषा बिंदु आपको आपका जो ग्रामर पाठ है, ओके, यह भाषा बिंदु आपको आपके हिंदी के नोटबुक का जो ग्रामर पाठ है उसमें लिखना है। यह जो भाषा बिंदु के जो 8 प्रकार मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उदाहरणों के साथ, वाक्यों के साथ, इन्हें आपको आपके नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में 2 पार्ट बनाने हैं, एक सेकेंड वाला पार्ट जो ग्रामर के लिए करना है और ऊपर लिखना है विराम चिन्ह। और यह जो 8 विराम चिन्ह मैंने दिए हैं वह 8 विराम चिन्ह आपको अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करके बनाने हैं। उसके सामने उस विराम चिन्हों का नाम लिखना है और नीचे मैंने जो एक एक वाक्य दिए हैं वह वाक्य भी आपको
विराम चिन्ह के साथ पूर्ण करना है। ओके।